गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं G20 कंट्रीज़ की, उनकी मीटिंग हुई थी गांधीनगर में, और जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने आउटकम डॉक्यूमेंट जो है वो निकाला है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो जो है वो कहा गया है कि जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं वो R&D और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बनाएंगी, वैक्सीन्स का, थेरेपेटिक्स का और डायग्नोस्टिक्स का। ठीक है। और एक डिजिटल जो सॉल्यूशंस हमारे होते हैं, जैसे हमारा कोविन है, फिर आपके जो आधार है, या आपका आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, ऐसी जो जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं जो हम हेल्थ में आपके काम कर सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को ओपन सोर्स बनाया जाएगा, ताकि जो है इवन लो इनकम कंट्रीज़ या मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी उसका एक्सेस ले सकें। ठीक है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें कि डिजिटल गुड्स और नॉलेज को शेयर किया जा सके। ठीक है। और इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रैकर टेक्नोलॉजीज़ जो कंट्रीज़ को चाहिए, डिजिटल टूल्स, या फिर नॉलेज शेयरिंग की जाएगी लार्ज स्केल पर, ताकि जो है पूरी दुनिया को इसका बेनिफिट मिल सके। फिर हेल्थ इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, इसके ऊपर फोकस रखा गया है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि एक ऐसी लीगली बाइंडिंग WHO कन्वेंशन है और या फिर एग्रीमेंट जो है हम बाय मई 2024 तक जो है वो हम इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के लिए कोई कन्वेंशन जो है वो नेगोशिएट करना शुरू कर देंगे। और कहा गया है इसमें कि पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि लॉन्ग कोविड को भी हमको अभी अवॉइड नहीं करना है, उसकी भी सर्वेलेंस और रिसर्च के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। फिर पैंडमिक फंड बनाने की भी बात की जा रही है। ठीक है। जिसमें कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है आपके लोग इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज़ को HEPR क्या होता है? हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस एंड रिजिलियंस, उसके लिए फंडिंग देने का जो है वो प्रोविजन रखा जाएगा। तो लगभग $2 बिलियन तो ऑलरेडी इसमें जो है वो प्रॉमिस कर दिए गए हैं इस पेंडेमिक फंड में। फिर ये कहा जा रहा है कि नेशनल हेल्थ सिस्टम्स को भी जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कैसे स्ट्रेंथन करेंगी, उसके लिए भी जो है वो सजेशंस जो है वो दिए गए हैं। जेंडर पर्सपेक्टिव को भी लेकर आगे जाया जाएगा हेल्थ सिस्टम्स में, ताकि हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर सकें। वन हेल्थ अप्रोच फॉलो करने को कहा जा रहा है, मतलब क्योंकि आपको पता है कि जूनोटिक डिजीजेज जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो रही हैं वो बढ़ रही हैं। तो ऑफ कोर्स हमको वन हेल्थ अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। हमको हेल्थ जो है वो सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए नहीं, सबके लिए देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके एनिमल्स में कोई डिसीज़ फैल जाती है तो उसका खतरा रहेगा कि वो ह्यूमंस में भी आ सकती है। फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हेल्थ पे इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए उसको उसको जो है वो डील करने के लिए क्लाइमेट रिजिलियंट हेल्थ सिस्टम्स डेवलप करने को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। WHO जो है वो ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है एविडेंस बेस्ड ऑफ कोर्स, ठीक है, उसके ऊपर भी काम करेगा और ग्लोबल लेवल पर कोलैबोरेशन करेगा। ठीक है। फिर जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के भी पोटेंशियल को जो है वो रिकग्नाइज़ किया गया है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ताकि लोगों के हेल्थ नीड्स और यूनिवर्सल हेल्थ केयर के गोल को जो है अचीव किया जा सके। रशिया यूक्रेन वॉर से भी रिलेटेड कुछ एक जो है पैराग्राफ था इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन इसको जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया, बिकॉज रशिया और चाइना दोनों ने ही इसको ऑब्जेक्ट किया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, संचार साथी पोर्टल। ये सारथी नहीं है, साथी है। ठीक है। तो ये इसका टॉपिक आपका, ये आपका गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, आपको पता है। फ्रॉडुलेंटली एक्वायर्ड सिम कार्ड, मतलब एक ही नंबर पर कई, एक ही नाम पर, एक ही जो है आइडेंटिटी पर कई लोगों ने सिम कार्ड जो है वो लिए हुए पाए गए हैं। तो उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो है वो बंद भी तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब पुलिस वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, जो सिम डीलर्स होते हैं, जो सिम बेचते हैं। ठीक है। तो संचार साथी पोर्टल है क्या? ये मोबाइल कनेक्शंस और टेलीकम्युनिकेशंस से रिलेटेड बहुत सी सर्विसेज जो है उपलब्ध कराता है। आप इसमें देख सकते हो, संचार साथी पोर्टल पर आप भी जाकर देख सकते हो कि आपके नाम पर कितने और कनेक्शंस रजिस्टर हुए पड़े हैं, और कोई भी फ्रॉडुलेंट अगर आपके नाम पर जो है कनेक्शन चल रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर और भी जो है वो कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे CEIR। इसमें मतलब आप अपने कोई मोबाइल फ़ोन अगर आपका चोरी हो जाता है, उसको ब्लॉक करवा सकते हो। नो योर मोबाइल कनेक्शंस तो आपको बता ही दिया मैंने कि आपके नाम पर कितने जो हैं वो अनऑथराइज्ड कनेक्शन चल रहे हैं, वो आप देख सकते हो और उनको बंद करवा सकते हो। फिर एक है ASTR में क्या होता है, आप समझ लो कि कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर रहे हो या आप मोबाइल फ़ोन में डील कर रहे हो, तो आप ये देख सकते हो कि क्या वो IMEI का यूज़ करते हो, आप SMS करके देख सकते हो कि क्या वो चोरी का तो नहीं है, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन आप परचेज़ करने से पहले देख सकते हो। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है और इसको सिर्फ 43 डेज के अंदर ही कंप्लीट किया गया है। यह कहाँ पर है? बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में। अब ये जो लोकेशन है ये बेंगलुरु में है और इसको बनाया किसने है? लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, जो कि इसका जिनके पास ये एक्सपीरियंस है 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स बनाने का। 1100 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, लगभग 30 से 40% कम कॉस्ट पर ये जो है बनाई गई है। लगभग 23 लाख में इसको बना दिया गया है। अब 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3D प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं एक डिजिटल फाइल के थ्रू। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपके मटेरियल जो आपका जब आप प्रिंटिंग करते हो तो आप सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल जो है वो प्रिंट कर देते हो और उसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स शेप्स भी आप इसके थ्रू प्रिंट कर सकते हो और इसमें कम मटेरियल लगता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेट फॉर नेचर स्वैप। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गैबन जो आपके अफ्रीका में कंट्री है, वो कंट्री ने $500 मिलियन का डेट फॉर नेचर स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। ये आज तक का सबसे बड़ा इस तरह का एक एग्रीमेंट है। इसमें उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका और कुछ और उनके डेटर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो $500 मिलियन का लोन है उसको आप रीफाइनेंस करो, क्योंकि हम मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स की तरफ जो है वो अपना नेशनल डेट लगाने वाले हैं। तो ये होता क्या डेट फॉर नेचर स्वैप? बेसिकली जो इनडेप्टेड डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प ले सकती हैं कि वो अब से जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपने जो है खर्चा करेंगी और उसकी वजह से जो है आप या तो उनका डेट को फॉरगिव कर दो या फिर उस डेट को जो है आप जो है रीफाइनेंस करके कम इंटरेस्ट रेट पर कर दो। ठीक है, तो 1987 में पहली बार ऐसा डेट फॉर नेचर स्वैप जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें बोलिविया का 6,50,000 का जो है जो डेट था वो फॉरगिव कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ अमेजॉन बेसिन को जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स उसके ऊपर करेंगे और उसको जो है वो बचाने की कोशिश करेंगे। अब ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है। क्रेडिटर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होता है कि वो क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स जो उनके होते हैं वो उसकी तरफ एक तरह से अपना काम कर सकते हैं। मतलब जो अगर उनका कुछ कोई डेटर है वो कह रहा है कि मैं क्लाइमेट को बचाऊंगा, तो इनके भी जो क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी भी जो है ग्रीन कमिटमेंट्स होती हैं, उनको एडवांस करने के लिए वो उनको हेल्प मिल जाता है। डेटर्स जो है उनका एक्सटर्नल डेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो सबके लिए ही ये विन विन सिचुएशन होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये टॉपिक इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स हैं कंट्री में वो 50 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुके हैं और 56% जो अकाउंट हैं वो विमेन को बिलोंग करते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है और अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस जो है वो इंश्योर करने के लिए इन अफोर्डेबल मैनर में। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। एटलीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट हर हाउस होल्ड को जो है ये देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स इसी बैंक अकाउंट के थ्रू जो है डीबीटी स्कीम के अंदर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, एक इंडियन नेशनल जो है वो एलिजिबल होता है इस जनधन अकाउंट के लिए और उसकी एज मिनिमम 10 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो माइनर है, जैसे मतलब अगर 10 से 18 से के बीच साल का कोई पर्सन है, तो उसको जो है लीगल गार्डियंस से जो है वो जो है सपोर्ट चाहिए होता है ये अकाउंट खुलवाने के लिए। अब जनधन अकाउंट क्या होता है? जनधन अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक अकाउंट में बैंक ब्रांच में खोला जा सकता है और ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है। अगर चेकबुक चाहिए तो ऑफकोर्स मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उनको जो है रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं और जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है 1 लाख रुपए तक का। अगर वो प्रीमियम कार्ड लेते हैं पे करके तो उनको 2 लाख तक का जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है 30,000 रुपये तक का, लेकिन वो सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली को मिलता है जो कि मेजर अर्निंग मेंबर होता है उस फैमिली का। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ या फिर जो लोग टैक्स पे करते हैं वो जो है जनधन योजना के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है 10,000 रुपये तक की, लेकिन ये वन अकाउंट पर हाउस होल्ड ही मिलती है। 5,000 रुपये तक का लोन जो है वो इसमें मिल सकता है अगर 6 महीने तक जो है अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सफ़ायर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि विद इन नेक्स्ट ईयर सफ़ायर जो माइंस हैं उनको ऑक्शन कर दिया जाएगा साइंटिफिक वे में, ताकि जो है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। तो सफ़ायर क्या है?
सफ़ायर जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है कोरंडम, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक मिनरल होता है। कोरंडम कई जो है वो फॉर्म में आता है, जैसे कि रेड कलर में, पिंक कलर में, येलो, ऑरेंज या वॉयलेट में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। अ, अगर हम इसको देखें, श्रीलंका में जो है नेचुरल सफ़ायर सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इंडिया में ये असम, मेघालय, महाराष्ट्र हर जगह मिलता है, इवन तेलंगाना में भी मिलता है। जम्मू कश्मीर में ही अगर हम देखें तो लगभग 450 किलो की जो है वो इसका जो है वो रिमेनिंग रिसोर्सेज इसके हमको मिले हैं। ये आपके एलईडीज़ में, ऑप्टिकल या रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हर चीज़ में काम आता है। और कश्मीर का सफ़ायर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन है, और ये इसमें जो इसका जो कॉर्नफ्लावर ब्लू प्रिंट है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is G20 Health Ministers Meeting. This topic is important for your international relations. So Health Ministers Meeting under G20 has recently ended in Gandhinagar, and the Indian Health Ministry's spearheaded outcome document has been adopted now. Okay, so let us see what is the outcome document, and what are the major provisions or major discussions that happened in this meeting, which came out and in the form of this outcome document. So first of all the countries have agreed that they will be setting up an R&D and manufacturing network for vaccines, therapeutics, diagnostics, and they will also allow setting up a platform for making open source interoperable digital solutions available, okay, especially for low income and middle income countries, like we have for COVID, like we have in the form of COVID. Okay, even Ayushman Digital Health Mission, we have made the products under that mission. Most of them are open source. So there is also a talk about Global Initiative Digital Health, which will be a platform for sharing digital goods and knowledge, and it will have 4 pillars like investment tracker. It will also be able to track technologies, the countries that which need it, and this will also be providing the library for available digital tools and a platform for sharing knowledge and implement those technologies at large scale. Okay, so there is also a talk about giving priority to health emergency prevention, preparedness, and response, and it is being said that the countries have committed that they will negotiate a legally binding WHO convention regarding the same by May 2024. So participants have also recognized that they need to improve the understanding of long COVID also. We cannot just forget it about it, COVID now. So okay, so that's why the importance of surveillance and research in long COVID has also been noted. There is also they have also welcomed the conclusion of the first call for proposals of the pandemic fund, and this pandemic fund will be providing a dedicated stream of additional long-term financing so that we can strengthen HEPR. HEPR is basically health emergency preparedness, response, and resilience. The pandemic fund has been established during the last G20 presidency and Indonesia, and about $2 billion have been already initiated into it. So there is also importance of strengthening national health systems so that we can be better prepared and equip ourselves to respond effectively to the emergencies. There is also the need for mainstreaming a gender perspective was also felt so that we can achieve gender equality in health systems. Because of rising zoonotic diseases, the G20 member nations have also focused on collaborative and inclusive One Health approach, because we not just cannot focus on human species, because these diseases have also been traveling from animals and even other plants and other species. Okay, so the nations have also addressed the challenges posed by climate change and how it affects our health. So that's why prioritization of climate resilient health systems have been initiated. So there is also these G20 health ministers have also taken note of WHO's efforts in undertaking role of evidence-based traditional and complementary medicine in health, especially our Ayush systems. So we have also highlighted the potential for innovative technologies like Internet of Things, big data analytics, artificial intelligence, and how this can support the health needs of our people and achieve the goal of universal healthcare. There was also a paragraph about Russia-Ukraine war, but it has not been accepted because of the opposition from Russia and China side.
Okay, so the next topic is Sanchar Sathi portal. This is not Sathi, it is Sathi. So this topic is important for your governance section. So to reduce cyber frauds and uh, the fraudulently acquired SIM cards, which we have been seeing in the last few months, Department of Telecommunications has now recommended that there should be police verification of SIM dealers, because it has been found that about millions of SIM cards were issued on wrong identity. Okay, so for how it has been identified, so Sanchar Sathi portal has been very helpful for the same. So basically, this portal provides services related to mobile connections and telecommunications. Users like you and me can go and check how many connections are registered on our names. We can even report for fraudulent or unrequired connections. We can also check even IMEI genuineness before buying a second hand or a third hand mobile phone. So there are these reforms have been introduced through this portal. CEIR, basically, you can, if your mobile is lost, you can track and block the lost or stolen mobile phone. There is also know your mobile connections, so that you can see how many mobile connections are working under your name. There is also ASTR. ASTR basically, for example, you are buying a mobile phone. How would you know if it is a stolen mobile phone? Okay, so you can just use the IMEI number and send a text message to a number on this Sanchar Sarthi portal, or you can even access it through the internet and see if it has been a stolen mobile phone, or if it has been blocked by someone else. Okay, so the next topic is first 3D printed post office. This topic is important for your economy section. So India's first 3D printed post office has been inaugurated, and it has been completed in just 43 days, 2 days ahead of its deadline. So it is located in Bengaluru's Cambridge layout location, and it has been constructed by Larsen and Toubro, okay, which has experience in constructing these 3D printed buildings. So it is a 1100 square feet building. It is expected to cost 30 to 40% less than conventional buildings, and it has been built at a cost of about 23 lakh rupees. So what is 3D printing? So basically it is also called additive manufacturing. So it's a process of making three-dimensional solid objects from a digital file. So this creation of 3D printed object is achieved using additive processes. So in an additive process, an object is created by laying down successive layers of material until the object is created. Okay, so basically you are taking printouts of 3D objects, and so that's why you are enabled to even produce complex shapes, and even with less material than traditional manufacturing methods consume. So the next topic is debt for nature swap. This topic is important for your environment and economy topics both. Recently, Gabon has announced a 500 million debt for nature swap, which is the largest such deal signed by any country. So under the debt for nature swap, Gabon has agreed to make a deal with Bank of America and other creditors, under which they will refinance the $500 million that Gabon owes to these creditors, and they will basically in return promise that they will be using the national debt towards marine conservation efforts in their country. Okay, so what is basically this debt for nature swap? It allows basically any heavily indebted developing country to seek help from financial institutions in the developed world, and they in turn promise that they will pay off their debt if they agree to spend on conservation of natural resources. Okay, so for example, in 1987, Bolivia's $650,000 debt was forgiven by foreign creditors because they set aside a certain amount of debt uh, to make conservation efforts for the 1.5 million hectares of Amazon basin in their country. So this is a win-win situation for both creditors and debtors. The creditors, generally the large banks or of the developed world, they advance their development, cooperation, and climate finance goals, and in return, the debtors get they get their external debt reduced, and their debt service obligations are also eased. So everybody has a win-win situation here. Okay. So the next topic is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. This topic is important for your economy section. So Finance Ministry has recently said that total number of Jan Dhan accounts in the country has crossed 50 crore mark, with 56% of the accounts belonging to women. Okay, so Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a national mission for financial inclusion, which was launched in 2014, and it provides access to financial services in an affordable manner. So
Universal access to banking facilities are provided and with at least one basic banking account for every household. So it is available to every Indian national, and any individual above 10 years of age can open a bank account. And of course, if any individual is of 10 years of age, then they would require support from their legal guardians to administer the bank account. Jan Dhan account can be opened in any branch or business correspondent outlet, and it can be opened with zero balance. The person will be given a RuPay debit card, and if they are also given accidental insurance and life insurance cover. But this life insurance cover is only available to the head of the family, who is the major earning member. State or central government employees, public sector employees, people with a taxable income, they are not eligible for life insurance cover under this scheme. There is also overdraft facility for up to 10,000 rupees, but it is only available against one account per household. The scheme also provides for loans of up to 5,000 to beneficiaries after completing 6 months of account transactions. Okay. So the next topic is Sapphire. This topic is important for your environment section and also your economy section. So Jammu Kashmir Lieutenant Governor has recently said that they within next year they will be auctioning sapphire mines in a scientific way so that it can give boost to the local economy. So what is sapphire? Sapphire, its scientific name is basically corundum, and it is made up of aluminum oxide mineral. It comes in all types of colors: red, pink, yellow, orange, and violet, and it is found basically all over the world. But Sri Lanka's sapphire is a top source, and in India we have it in Assam, Meghalaya, and Maharashtra. It also occurs in Telangana in some or the other form. But the ones at Jammu and Kashmir is estimated at about 450 kg. But it is the best specimen of sapphire in our country. Sapphire is used in LEDs, optical and radio frequency integrated circuits. And why Kashmir sapphire is famous? Because it is one of the best specimen of sapphire found in India, and it has a superior cornflower blue tint, which is why this Kashmir sapphire is famous. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.